नमस्कार सभी को, मेरे चैनल पर उपस्थित सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए संविधान से संबंधित 76 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। यह वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको लिए लेके आए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो आपके पास ऑप्शन है 1946, अगस्त 1946, जुलाई 1946, जून 1946 और जुलाई 1947। तो पहला जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 9 जुलाई 1946, 9 जून 1946 या 9 अगस्त 1946 ईस्वी को। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो आपको 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? देखिए, यहाँ पे आपको अस्थाई अध्यक्ष ध्यान में रखना है। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन एक बार हम लोग फिर से देखते हैं, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन है? अभी आपने देखा था अस्थाई अध्यक्ष और इसमें है आपको संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष। इसमें आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थाई अध्यक्ष आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, BN राव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति का क्या थे? अध्यक्ष थे। इसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के क्या है, भारतीय संविधान सभा के संविधान को कब अंगीकृत किया गया है? बात अंगीकृत की है तो 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1950 या 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान सभा के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान की अनुसूचियों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 8, 10, 12 या 15? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1947 ईस्वी को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से क्या हुआ? लागू हो गया था, लेकिन अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को, संवैधानिक उपचारों को, मौलिक अधिकारों को या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन है USA, कनाडा, रूस, ब्रिटेन। क्वेश्चन है शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से ली गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ। क्वेश्चन एक बार देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। अगला क्वेश्चन है
भारतीय संविधान में आपात का उपबंध जो आपातकाल लगता है, तो भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मनी। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी अमेरिका। तो मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका से प्रेरित है, यानी अमेरिका से लिया गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन होता है किसकी प्रेरणा पर आधारित है, यानी कि किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन होता है वो आपको कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध किससे है? नागरिकता से, मौलिक अधिकार से, संघ और राज्य क्षेत्रों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको ए, अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध नागरिकता से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, द्विमात्रिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 14 से 18 तक किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14 से 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, समता का अधिकार जो है आपको अनुच्छेद 14 से 18 तक से संबंधित है। जो अनुच्छेद 14 से 18 है वो आपको समता के अधिकार से संबंधित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि जो मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मौलिक कर्तव्य थे उसको किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया? स्वर्ण सिंह समिति, सरकारिया आयोग, दिनेश गोस्वामी समिति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही संविधान में समाहित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 51 का 1, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 45। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको 51 के 1 में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कहता है नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। तो जो इसका आंसर हो जाएगा भाग 4। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऊपर चैनल को जो है लाल बटन होगा उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी ज़रूर बजा दीजिए ताकि जो कोई भी वीडियो हम आपको अपलोड करेंगे वो आप तक जो है बहुत जल्द या सबसे पहले पहुंच जाएंगे। और बने रहे हमारे चैनल पे, लास्ट वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको पूछे जा सकते हैं। अनुच्छेद कह रहा है कि 36 से 51 तक संविधान में किन बातों का उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांतों का, संघ कार्यपालिका का, मौलिक कर्तव्यों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहते हैं कि अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो है संविधान में उल्लेखित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40।
तो जो पंचायतों का जो है गठन जो है उसका जो उल्लेख है वो आपको अनुच्छेद 40 में जो है ये इसका वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है राष्ट्रपति पद की अवधि कितने वर्षों तक होती है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या निश्चिंत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। राष्ट्रपति पद की अवधि कितने वर्षों की होती है? तो 5 वर्षों की होती है। एक राष्ट्रपति पद पर नियुक्त के लिए न्यूनतम सीमा क्या होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होते हैं तो उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 32 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको 35 वर्ष कम से कम उसकी उम्र होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के जो महान न्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं या लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि भारत के न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यसभा का कोई सदस्य? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है? 2 बार, 3 बार, 1 बार, कभी नहीं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में अभी तक वित्तीय आपात एक भी बार नहीं लगाया गया है, यानी कभी नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अनुच्छेद 352 में किस आपात का उपबंध है? यानी अनुच्छेद 352 किस आपात से संबंधित है? राष्ट्रीय आपात से, वित्तीय आपात से, राष्ट्रपति शासक से या ये सभी से? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा का आधार क्या होता है? जो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या होता है? युद्ध होता है, सशस्त्र विद्रोह होता है या बाहरी आक्रमण से होता है या ये सभी? तो राष्ट्रीय आपात तब लागू होता है जब युद्ध होता है, सशस्त्र विद्रोह होता है या बाहरी आक्रमण होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जो वित्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? वित्तीय आपात का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, 356, 355। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 352 में, और अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लागू हुआ है। क्वेश्चन है भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू हो गया है, यानी इमरजेंसी लागू किया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा कि भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल जो है लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, मतलब किस सभा का जो है अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का जो सदस्य अध्यक्ष होता है वो आपको उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यानी कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 254, 245, 250 या 272? तो इसका आंसर हो जाएगा 250। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत करता है? 2, 4, 6 या 12? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 को मनोनीत करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? जो धन विधेयक लाया जाता है वो किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, किसी भी सदन में या दोनों में से कहीं नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा धन विधेयक हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहते हैं
कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, यानी भारतीय संसद के जो संयुक्त अधिवेशन होते हैं राज्यसभा या लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो इसका जो आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष जो है भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष तक, 6 वर्ष तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक या 60 वर्षों की आयु तक? तो जो इसका आंसर हो जाएगा कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक चलता है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद पर रहेंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो उनको तुरंत वहां से हटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? निहित मतलब सम्मिलित होती है। राज्य कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल, यानी राज्य की जो भी कार्यपालिका की शक्ति होती है उसमें राज्यपाल जो होता है वो सर्वोपरि होते हैं, इसलिए उसमें जो राज्य कार्यपालिका की जो शक्ति होती है इसलिए उसमें निहित होती है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति या राज्यपाल? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं इसमें कि मुख्यमंत्री की नियुक्त कौन करता है? वो राज्यपाल करते हैं। जिस दल की जो सीटों की संख्या ज़्यादा होती है, जो विश्वास मत जो है हासिल करते हैं, उन्हें जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, राज्यपाल उसको नियुक्त करते हैं। वह विषय जो संविधान के किसी भी सूची में शामिल नहीं है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? यानी कि कोई ऐसा टॉपिक जिस पे संविधान की किसी भी सूची को में जो है उसको शामिल नहीं किया गया, ऐसे में कोई उस पर जो है कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार को, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो है आपको केंद्र सरकार के पास रहता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि विधानसभा की गणपूर्ति यानी कोरम कुल सदस्यों का कितना हिस्सा है? विधानसभा की गणपूर्ति यानी कोरम कुल हिस्सों का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1/10% होता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार को कानूनी सलाह मामलों में देने का अधिकार किसको है? यानी कि राज्य सरकार को जो है कानूनी मामलों में सलाह देने का अधिकृत कौन व्यक्ति है? मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको महाधिवक्ता के द्वारा। कहता है राज्य सरकार को कानूनी सलाह मामलों में सलाह देने का जो अधिकृत व्यक्ति है वो है आपको महाधिवक्ता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? अगर राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 500। ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति विधानसभा में जाते हैं तो उस व्यक्ति का जो है न्यूनतम उम्र कितनी होना चाहिए? 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष या 21 वर्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अब हम बात करेंगे विधान परिषद का विघटन कितने वर्षों पर होता है? विधान परिषद का विघटन कितने वर्षों पर होता है? 5 वर्षों पे, 6 वर्षों पे, कभी नहीं, प्रत्येक 2 साल में? तो जो इसका आंसर हो जाएगा विधान परिषद का विघटन कभी नहीं होता है। ठीक है, विधान परिषद का विघटन कितने वर्षों पर होता है? यह कभी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है? जिसे द्विसदनात्मक कहते हैं, जहां विधानसभा भी हो और विधान परिषद भी हो। तो विधान परिषद जो है अभी फिलहाल में कितने राज्यों में अस्तित्व में है? ऑप्शन 6, 7, 8 और 9। तो अभी जो है आपको 7 राज्यों में विधान परिषद जो है अस्तित्व में है। द्विसदनात्मक जो है 7 राज्यों में हो चुका है। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में जो है आपको न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 में? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा भाग 5 में भारतीय संविधान के संघीय न्यायपालिका का जो है उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, कहता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल या राज्य का मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में संविधान का जो संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट रहना चाहिए, यानी कि वकील रहना चाहिए। तो किसके लिए? तो एक मिनट, किसके लिए? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्षों तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 20 साल, 10 साल, 8 साल या 25 साल? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 10 साल। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ पत्र कौन, यानी शपथ ग्रहण कौन करवाता है? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उसको शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको राष्ट्रपति। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 में। क्वेश्चन नंबर 53 है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम या अधिक करने का अधिकार किसे है? उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम या अधिक करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल या विधानमंडल? तो जो इसका आंसर हो जाएगा संसद। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम या अधिक करने का अधिकार संसद के पास है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किस व्यक्ति को कहा गया है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो? बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासक का जन्म किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी? किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी? गुजरात दिसंबर 1962 में, राजस्थान अक्टूबर 1959 में, महाराष्ट्र जनवरी 1964 में, तमिलनाडु मार्च 1970 ईस्वी में? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको राजस्थान में अक्टूबर 1959 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत क्या है? जो पंचायती राज संस्थान होते हैं उसमें अधिकतम आय का स्रोत क्या है? स्थानीय कर, क्षेत्रीय निधि, सरकारी अनुदान या संघीय राजस्व में अंश? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको सरकारी अनुदान। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 का। क्वेश्चन नंबर 57 है कि जो संविधान का जो 74वां संशोधन अधिनियम किसका उल्लेख करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का संगठन, भारत के योजना आयोग की संरचना, नगर पालिका, कावेरी जल प्राधिकरण के कार्य? तो जो संविधान का जो 74वां भाग है, 74वां संशोधन जो था वो आपको नगर पालिका से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि स्थानीय स्वशासन पर किसके नियंत्रण की व्यवस्था की गई थी? प्रशासकीय नियंत्रण की, स्थानीय जनता के नियंत्रण की, न्यायिक नियंत्रण की या विधायी नियंत्रण की? तो स्थानीय स्वशासन पर जो है किसके नियंत्रण की बात की गई थी? तो वो आपको अस्थायी जनता के नियंत्रण की बात की गई। देखिए स्थानीय स्वशासन में आपको स्थानीय जनता के नियंत्रण पर ही चर्चा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष या किस संविधान संशोधन में किया गया था? तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया था। 36वां, 39वां, 26वां या 14वां संविधान संशोधन? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है दिया गया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60। कहता है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? यानी कि ऐसे कौन से संविधान संशोधन थे जिसको जो है लघु संविधान भी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पंचायती राज
को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? जो पंचायती राज है उसको संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? 72वां, 73वां, 74वां या 84वां? तो इसका आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन जो है आपको पंचायती राज से संबंधित भी है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 51वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 51वां संविधान संशोधन किससे है? दल बदल से, निःशुल्क शिक्षा से, उड़िया भाषा के संशोधन से, सहकारी समिति से? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको दल बदल व्यवस्था से संबंधित है। 51वां संविधान संशोधन जो है दल संबंधित है और ये 10वीं अनुसूची भी इसमें याद कर लीजिएगा, 10वीं अनुसूची से जो है ये रिलेटेड है। जब अनुसूची की बात करेंगे तो 10वीं अनुसूची याद रखना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदाता की जो आयु पहले 21 वर्ष थी उससे घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? जो लोकसभा एवं विधानसभा का जब चुनाव हो रहा है उसमें पहले मतदाता की आयु 21 वर्ष थी, अब जो है 18 वर्ष कर दिया गया है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? 62वां, 52वां, 53वां, 53वां या 61वां? तो इसका आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो है मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया गया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है कि नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। इससे पहले हमने आपको बताया था 73वां में पंचायती राज है और 74वां में नगर पालिका है। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद की संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन दिया किया गया? थोड़ा सा यहाँ पर पीडीएफ जो है थोड़ा सा धुंधला आ गया है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंत्रिपरिषद की संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 51वां संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि 52वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में किन भाषाओं को शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डोगरी, मैथिली, बोडो व संथाली। जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय ये 4 भाषाओं को जो है संविधान में शामिल किया गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया था? कि संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था? 84वां, 86वां, 92वां या 96वां? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है कि पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? देखिए ये सब संविधान संशोधन एक बार जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा या कहीं पे नोट बना लीजिएगा। जो भी सारे क्वेश्चन हमने बताए थे उसको आप क्वेश्चन सहित आंसर लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। वो संविधान संशोधन जो था वो आपको 42वां संविधान संशोधन है, इसलिए इसे जो है लघु संविधान भी कहा जाता है और ये प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में सहकारी समिति शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? जो संविधान में सहकारी समिति जो अभी आई है वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन द्वारा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 से और आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतीक चिन्हों के बारे में हम लोग जानेंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी या शतरंज? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर या ममनाथ गुप्त? तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रगान का मतलब हो गया जन गण मन, जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र यानी ध्वज गीत की रचना किसने की थी? रामधारी सिंह दिनकर ने, मैथिली शरण गुप्त ने, श्यामलाल गुप्त पार्षद और माखनलाल चतुर्वेदी ने? तो जो ध्वज गीत था वो आपको श्यामलाल गुप्त पार्षद ने रचना किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्वज गीत जो है किसने
रचना की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? गणदेवता, आनंद मठ, श्रीकांत या ये सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद मठ। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उपन्यास था और वो जो है आपको आनंद मठ से लिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि वंदे वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसी दिन वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत या काल संवत? तो जो इसका आंसर हो जाएगा शक संवत पर आधारित है। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद तुरंत हम आप लोगों के लिए ज्योग्राफी या हिस्ट्री का कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन महामैराथन लेके आएंगे। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? गाय है, हिरन है, कुत्ता है या बाघ है? तो इसका जो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। चलिए इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।